राम राम दोस्तों। यो द हरियाणवी पॉडकास्ट का है एपिसोड नंबर 167 और आज पॉडकास्ट पे दावत दी है सुनीता करोथवाल मैडम ने। तो मैडम सबसे पहले तो राम राम नमस्कार नमस्कार निशांत जी। और थैंक यू पॉडकास्ट पाने खातिर। और आपका भी इतनी धन्यवाद, सर्दी बुलाया में काफी कह रहे थे। बिल्कुल बड़े दिन हो गए थे, मतलब मैं तो बाट देख रहा था कि कद हाँ, आपसे बातचीत होगी पोइट्री के बारे में। तो दोस्तों सुनीता मैडम पोइट हैं हरियाणा की, भिवानी से इनका ताल्लुक है और हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषा में ये कविता लिखे हैं। मुलाकात तो मेरी आज तक नहीं हुई है मैडम के साथ, लेकिन झज्जर में सेकंड लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था हरियाणा सेकंड HLF, तो मैडम की कविता मेरे सामने आई, बड़ी अच्छी लगी। एक बार वैसे बात हुई थी तो आज मौका से दिया है, तो आज मैडम की पोइट्री, इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्या प्रोसेस रहता है कविता लिखण तो पहला, क्या इनकी सोच है और ये विचार और भाव किस तरह है। तो मैडम थोड़ा सा अपना ब्रीफ बैकग्राउंड दर्शकों खातिर बताओ, आप कहाँ से हो, शिक्षा दीक्षा कहाँ से हासिल करी। मैं चांग गांव से हूँ। चांग गांव मेरा पीहर है, वहीं पली बड़ी, वहीं से शिक्षा ली। बाद में वेस्ट कॉलेज में भी गई मैं, और वहीं से कविता लिखना स्टार्ट किया मैंने। कविता लिखना लगभग 1999 या 2000 में स्टार्ट किया था, लगभग 2000 में। और इसके पीछे भी एक ऐसा कोई रीजन नहीं था कि मैं कविता लिखूं। मेरी एक फ्रेंड थी आरती, और वो बोली कि देख मैं कविता लिख के लाई हूँ। तो मैंने कविता लिखती है, बोली हाँ। उसने 2-3 कविता दिखाई, फिर मुझे लगा कि ये तो अच्छा, ये तो आगे निकल जाएगी, तो कविता लिखती है। और मैं भी लिखती हूँ, बोली दिखा। मैं बोली कल लेके आऊंगी लिख के। और मैं 5 कविता लिख के लेके चली गई। तो यहाँ से मैंने कविताओं की स्टार्ट की। फिर तो ऐसा रहा कि ऐसा चस्का लगा लिखने का, मैं लिखती रही, खूब लिखा मैंने तो। अच्छा, तो मैम चांदगांव भिवानी में है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, भिवानी जिले में हाँ, पड़ता 15 किलोमीटर दूर है सिर्फ, ठीक। ज्यादा पता नहीं है। तो जिस टाइम की आपने बात बताई 1999 की, मतलब हाँ जी, 23-24 साल पहले, तो बचपन में ही यूजुअली जो कविता, पहले तो पढ़ने का शौक होता है किसी को, लिखना आदमी बाद में शुरू करता है यूजुअली। पहले तो एक अच्छा जो है ना वो पाठक होता है, बाद में कवि या लेखक बाद में बनता है। और हमारे जो इनिशियल इंप्रेशन पढ़ते हैं खुद लिखने से पहले, वो स्कूल में ही पढ़ते हैं यूजुअली। हमारा हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से जो सामना होता है वो स्कूल के दौरान ही होता है। तो आप ये किस एज में रही होंगी जब ये पहले कविता लिखी, मतलब क्या टाइम था कि स्कूल में थी, कॉलेज में थी, कौन सा एज थी ये? 16-17 साल की थी, लगभग मतलब लगभग। 10th 11th मान लूं मैं। हाँ जी, 11th क्लास में थी। हम्म। साल तो की। आप पे किसी कवि का भी प्रभाव पड़ा उस दिन, उन दिनों? 9th 10th में हम थोड़ा हिंदी लिटरेचर हमारी उसमें आ जाता है, तो मेरे कैसे, को मतलब ये सोचा कैसे कि मुझे कविता लिखनी है और ये इतनी मतलब अच्छी चीज, जैसे आपने किसी को कि बरसा आगे निकल जाएगी, ये भाव क्यों आया मन में? बस उसने कहा मैं कविता लिखती हूँ। मैं कहा ये लिख सकती है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। मैंने झूठ बोला कि मैं भी लिखती हूँ कविता तो, और उसी चक्कर में फिर लिख के लाई। और लिखने की फिर आदत ऐसी पड़ी। फिर वेदप्रिय सर थे, हिंदी के हमारे लेक्चरर थे, उन्होंने बड़ा प्रोत्साहित किया। वो बोले कि मैं कम से कम 12-13 साल से ये बच्चे ढूंढ रहा था, और आज मुझे ये बच्चे मिले हैं। सही। और लिखना स्टार्ट किया तो नाना ने बड़ा मुझे प्रोत्साहित किया कि हमारी बेटी कविता लिखती है। और नाना जब गुजर गए थे ना, तो उनके कई साल बाद उनकी अलमारी में मेरी लिखी हुई कविताएं मिली थी। तो मैं बड़ी भावुक हुई थी इस बात से कि नाना ने संभाल के रखी है कविताएं। जी जी जी, और क्योंकि घर में कहीं ना किसी स्रोत से मतलब आपको प्रोत्साहन मिलता है, या तो कोई टीचर होता है, कोई घर में होता है। बिल्कुल सही कहा टीचर आपने। क्षेत्रीय सर ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। आज भी मैं उनके घर आती जाती हूँ। उन्होंने मुझे फिर किताबें दी पढ़ने के लिए, अमर गाथा दी, और बहुत सारी कहानियों की किताबें दी। तब मैंने निबंध भी लिखे। ऐसा नहीं है कविताएं ही लिखी मैंने निबंध भी बहुत, लेख बहुत लिखे। एक उपन्यास भी लिखा था तब, लेकिन लिख के फिर फाड़ दिया था। रखा नहीं। तो साहित्यिक रुझान आपका मतलब उस एज से रहा, मैं मानूं तो, जब मतलब 11th अखबार 10th में आप आई। आज नहीं था ना कविताएं कहानियां पढ़ने का। लेकिन अगर देखें ना तो हरियाणवी की बोलचाल में ही कविताएं होती थी। आम बोलचाल में, जैसे शाम को दीवा बुझाते थे तो माँ बोलती थी जा रे दीवा,
तेरी गोरी बिछावे खाट, तेरी मायर देखे बाट, सांझ सवेरे आइए तड़कन तेरी माँ दो रवैये। तो ये लोकोक्तियां थी। जैसे दांत टूट जाते थे तो बाबा बोलते थे, बोड़ी बोड़ी आंडी रोड़ी, आंडी दही कसाइयां गए, बोड़ी नाचे नाइया गए, है ना। जी जी जी। हाँ, ये और जकड़ी और ये थोड़ा ये जो कड़के जोड़ लेना मतलब हरियाणवी जो जीवन है उसका अभिन्न अंग है। मैडम आपने जिक्र करा नाना वाला, तो आपकी एक कविता है नाना का गाँव, तो मेरे ख्याल से ये ठीक मौका है, क्योंकि अब मैं थोड़ा तार समझ पा रहा हूँ कि वो तार क्यों जुड़े हैं, नाना का गाँव कहाँ से निकल के आई है, तो हाँ इसकी कुछ पंक्तियां हो जाए। हाँ बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ। नाना नाना बड़ी कहानियां सुनाया करते थे और अच्छा। इतना प्यार किया करते हमसे, बहुत ज्यादा प्यार किया करते। तो नाना भाई को बोलते थे, बिल्लू राजा ओका भरला ताजा। तो वो बात बात पे कविताएं कहते थे, उनको बड़ा चाव था कविताएं कहानियां सुनने का, सुनाने का भी। हम्म। ऊंची टिड्डियां की गोदी में खेलदा, सुक्की किक्कर कैरा के फुल्ला में हासदा, अंधोड़ बालू रेत में उड़दा नाचदा, एक मेरे नाना का गांव था। वो देखा करता बाट, जेठ की छुट्टियां में मेरा आवन की। नानी गाड़ में खड़ी पाया कर दी, देख दिए छाती का ला लिया कर दी, और बटवे की डोर ढीली छोड़ दिया कर दी। ओड़े रसोई के बासन में आम सीड़े होया करते, आंडी में चने की दाल खत क्या कर दी, सवेरे आला दूध सांझ लग लाल हो जाया करदा, और मलाई तो अलग देसी रोटी पे सरक जाया करती। ओड़े दुकड़िए में झोले में लटके रहा करदे, बाड़ में बूंदे चने गिम्या की दानी। ओड़े दिया करदा नाना रोज एक अठन्नी, ओड़े बना करदा बाल्टी भर के नींबू पानी। एक बड़ ने भैंस बंध्या कर दी, एक बड़ ने लिखा कर दी मैं सुलेख। मैं जिद भी याद कर दी, वे चाट लिया कर दी मेरे हाथ, जोनो वे भी जाने से लाड करना। उनने भी तो बेरा था कि ये हमारी छोरी की छोरी से। ओड़े भीतर रोस में भरे रहा कर दे घी शक्कर गुड़, जणु घर नहीं पंसारी की दुकान थी। नानी कहा करती, थोड़ी चीजा में कदे बरकत होई सके, घणे में बरकत होया करे। उस गांव में लट्टू मंदी चचा कर दे, और पंखे रो रो के चाला कर दे। लू रात 12 बजे लग गश्त पर रहा कर दी, टिब्बे उड़ उड़ के घरा में आया कर दे, फिर भी हम काली नहीं माना कर दे। हम बाजा कर दे नाना के खिंडके की छाया में, हम सोया कर दे राजा भोज की कहानियां में, हम उठा कर दे गंठे की चटनी टिंडी घी के बरोलिया गिले। हम उस कच्चे आंगन में अपना घर माना कर दे, जड़ा नानी माँ ने बुलवा दिया करती, जड़ा मामी बालका में तू बात नहीं करा करती, जड़ा सोन ने एक घर नहीं पूरा एक बगड़ था, जड़ा खान ने एक घर नहीं पूरे 10 घर थे, जड़े खेल भी सूल और सिगरेट की डब्बी में बन जाया कर दे, जड़े लाड खांड पूड़े की डाल खिंड खिंड के जाया कर दे, जड़े तो उल्टे आंदे तो नानी 3-3 दिन तक रोटी नहीं खाया करती। फिर एक दिन नाना ना रहे और नानी ने छाती तले बसाए रखा वो गांव। फिर एक दिन नानी भी चली गई और चला गया वो लुआ में जरदा दोफारा, वे सीले बासन, वे लाड बहंदे टिड्डी घी के बारे, वे गोज पे लागी सेफ्टी पिन, वे नून लागी काली अरड़, वे देअड़, वो चरखे, वे कुकड़ी, वे दरी, और वो सिर पे दरियात, और वो सिर पे दरियात। बहुत खूब। इसको देख के मैम सुन के एक नॉस्टैल्जिया हो जाता है। मैं अपने जब मामा के जाया करता, नाना के जाया करता बचपन में, तो अभी अब मामा नाना के जाया करते, लेकिन आज बच्चों का वो सब है ना खो गया। हो और गया। इतना सारा परिवार होता था, मामा के भाई होते थे, माँ के चाचे ताऊ होते थे, हम बारी बारी उनके घरों में सोया करते, बारी बारी उनके खाया करते, है ना। सुबह की रोटी कहीं, दोपहर की कहीं। वो एक पारिवारिक माहौल जो हमारे हरियाणा में था, वो एक रिश्ता जो आपस में था ना हमारा, वो अब रहा नहीं। बिल्कुल। समाज भी मतलब बहुत चेंज हो गया है और गिला गिला परिवार चेंज हुआ है। मैम गांव का नाम बताना चाहोगे, मतलब नाना के गांव, क्योंकि मैं इतना इमेजिन कर रहा हूँ नाना का गांव है कौन सा? नाना का गाँव कवारी है। अच्छा, धर्मेंद्र कुमारी वाला कुमारी। धर्मेंद्र कवारी वाला, उनको मैं नाना बोलती हूँ। अच्छा, ठीक। क्योंकि मैं किसी इसको स्थित करना चाहूँ किसी फिजिकल रियलिटी में, जो आपने एक चित्र गढ़ा है, तो क्योंकि एक फिजिकल रियलिटी में आप जी के आए हो ना उस दौर में 20 साल 25 साल पहले, ठीक है, तो ये कमारी गांव का चित्र है 20-25 साल ये पहले। कवारी गाँव पे है ना, इतनी सारी कविताएं लिखी गई, बहुत सारी लिखी गई, क्योंकि इतना प्यार मिला करता वहां जाके, इतना अपनापन था,
सारी माँ के दूसरे परिवार की जो चाचा ताऊ की वो थी, बहुएं थी, इतना प्यार दिया करती, बहुत ज्यादा प्यार दिया करती। मतलब हद से ज्यादा, वो इतना इमोशनली अटैच हूँ मैं उन चीजों से। आज हमारे बच्चे इन चीजों को बहुत मिस कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है याद करने के लिए। नाना के एक हवेली होती थी, उसमें एक रथ होता था, उस पे हम खेला करते। कोई बेगानापन नहीं था, कहीं भी चले जाओ, वहां दूर तक कहीं भी चले जाओ। हम बच्चों को नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चों को ऐसे। बिल्कुल। और आज शायद पेरेंट्स भी चेंज हो गए ना मैडम, अब तो नाना के घर जाते भी, मम्मा के घर तो हफ्ता रुक गए, 5 दिन रुक गए, इस टाइप में तो बहुत चेंज वो हो गया। छुट्टियां, वो 25 दिन की छुट्टियां, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी 25 दिन की छुट्टियां होती थी, तो हम 25 दिन के 25 दिन ही जाते थे। रात को नींद नहीं आती थी कि मामा आएंगे, लेने आएंगे और जाएंगे। उठते उठते तो सपना सा लगता था, कहीं ये मतलब झूठ तो नहीं है कि हम सच में आ गए। वो एक्साइटमेंट गर्मी की छुट्टियों का वैसे जनरली एक्साइटमेंट होता था। बहुत ज्यादा। जी मैम, ये हिंदी में कविता नहीं थी, ये कविता थी हरियाणवी में। तो यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जैसे मेरे साथ भी हुआ कि क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी हम स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो हरियाणवी में कविता लिखना पढ़ना ये बहुत बाद की एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन होता है। शुरू में हिंदी कविता से इंट्रोडक्शन होता है। तो आपने जब हाँ, स्टार्ट किया, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने हरियाणवी में कविता नहीं लिखी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी, आपने शायद हिंदी में ही लिखी होंगी। तो ये क्योंकि आप हिंदी में भी लिखते हो और हरियाणवी में लिखते हो, तो दोनों मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करी, और ये हरियाणवी में बाद में शिफ्ट हुए या शुरू से ही लिख रहे हो? नहीं, मैंने शुरुआत हिंदी से की थी। हम्म। फिर जब व्हाट्सएप आया ना, तो अच्छा। वो चुटकी चला करते। तो मेरे हस्बैंड को एक बार मैंने मैसेज लिखा कि और भी तो घर बार थे घने दुनिया में, क्यों बाबू ने मेरा तेरा ये घर पाया, तू टिंडा बाड़ी का और मैं फूल कपास का, किससे जाके कहूँ के मेल मिलाया। तो बोले कहाँ से चुराई है तूने? मैंने कहा मैंने लिखी है। बोले झूठ? नहीं, सच में मैंने लिखी है। बोले इतना अच्छा तू लिख ही नहीं सकती। नहीं, मैंने लिखी है। हम पढ़ के बहुत हंसे। क्या स्टार्ट हुआ था, फिर मैंने एक कविता लिखी थी, ओलंपिक तक दाग से हमारी, या बात नहीं बतलाने की, हम छोरी हरियाणे की, भाई हम छोरी हरियाणे की। और मैंने लिख के सोशल मीडिया पे डाली थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और राजेश्वर भाई ने कहा कि हरियाणा में तो लक्ष्मी चंद की पोती पैदा हो गई। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मेरे लिए इतनी बड़ी बात बोली गई है। फिर मैंने वहां से स्टार्टिंग की कि मुझे हरियाणवी में लिखना चाहिए। और फिर मैंने लेख भी लिखे, कहानियां भी लिखी और कविताएं भी लिखी, और अतुकांत कविताएं लिखी। जैसे अपने हरियाणवी में तुकबंदी कविताएं बहुत लिखी गई, लेकिन अतुकांत लिखी मैंने। जी, और ये तुकांत जो आपने कहा ना कि ये से फ्री वर्स हम अंग्रेजी में कहते हैं कि मुक्तक छंद, जिसमें मुक्तक आप काफिया नहीं जोड़ता, या आपने काफिया की चिंता नहीं है कि काफिया रदीफ जोड़ना है एंड में शायरी में। लय है, मैंने हाँ, अभी पढ़ी, मुक्त छंद थी ये कविता, लेकिन इसमें लय। लय है, लयदारी तो हाँ, होती है मैडम, है ना? क्योंकि लयदारी हाँ। और तुकबंदी दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक मैम अब आते हैं सब्जेक्ट मैटर पे, क्योंकि मैंने आपकी जितनी भी कविताएं पढ़ी ना, उसमें हम रिकॉर्डिंग से पहले बात भी कर रहे थे और मैंने नजरिया भी देखा है। एक तो गांव का रोमांटिसिज्म है, जैसे बैल वाली कविता होगी, ठेके वाली कविता होगी, या ये नाना का गांव हो गया। इसमें जो स्मृतियां आपकी पुराने 20-25 साल पहले जो आपका बचपन बीता या जहां भी, एक तो नॉस्टैल्जिया है, और दूसरा जो कविता में होता है आपका बिंब, जिसे हम हिंदी में कहते थे कि इमेजिनेशन। आप कुछ एनोलॉजी ड्रॉ करते हो, आप कुछ चित्रण करते हो किसी चीज का ना, जैसे नाना गांव सुन के या ठेके वाली कविता सुन के आपको ऐसा ही हो जाता है कि आप वहीं ट्रांसपोर्ट कर दियो किसी ने, कंवारी गांव की ही, मतलब उसके बीच में खड़े हो, आप वही देख रहे हो। तो ये जो है नॉस्टैल्जिया, अब तो जैसे आप बता रहे हो कि बच्चे तो है ही नहीं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो शायद ये कविता वो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने वो देखा ही नहीं है, वो फेज जिंदगी में वो जिया ही नहीं है। तो ये आप लिव्ड रियलिटी से बड़ी रियलिस्टिक कविताएं हैं आपकी। तो आपकी मेरी बात हो रही थी पहले कि जी ये ना एक फेज आता है जिंदगी में, जब आप पहले लिखना स्टार्ट किया था, फिर बीच में बहुत बड़ा लैग आ गया, और फिर दोबारा ये फूट फूट के आ रहा है। तो ये जो नॉस्टैल्जिया है, ये चित्रण है, ये आपके अंदर से कहाँ से फूटा कि ये दोबारा, जब क्या कारण रहे कि आपने कविता एक स्कूल में लिखी, एक जिंदगी का बाकी फेज आ जाता है, फिर आप काम धाम रोजगार शादी बच्चे इनमें घुस जाते हो, और फिर दोबारा एक आप अपने ऊपर अपनी जो पर्सनल आपकी एक्सपीरियंसेस है उनको निकालना स्टार्ट कर देते हो। तो ये क्या कारण रहे कि दोबारा आपको उन स्मृतियों को निकालने की आवश्यकता महसूस हुई आपके अंदर चेतन मन को?
तो ये क्या किस टाइम की बात है कि दोबारा आपने फेज स्टार्ट किया लिखने का? मैंने दोबारा स्टार्टिंग की थी 2016 में। 16 में, ठीक। हाँ, 16 में भी नहीं, ये 11 आ चुका था हमारे। 12 में स्टार्ट की थी सही से तो। हम्म बिल्कुल बीच में बिल्कुल लिखना बंद कर दिया था। हम्म, और 2011 में मेरा भाई चला गया था जवान, 23 अच्छा। साल का। हाँ, तो मैंने दोबारा लिखना स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास और कोई सहारा नहीं था लिखने के अलावा। और तब मैंने एक भाई के नाम खत के नाम से एक सीरीज शुरू की थी और वहां से स्टार्ट किया था लिखना। और फिर जैसे मैं शहर में, भिवानी में और चांग में देखो ज्यादा कोई फर्क भी नहीं है, थोड़ा सा फासला है। लेकिन रहन सहन में, एक आप खेतों से आए हो, आजाद पंछी की तरह उड़ रहे हो, एक शहर में आ गए, है ना, छोटे से घर में हो, कहीं बाहर आना जाना नहीं, किसी के घर आना जाना नहीं, कोई आपके आता जाता नहीं, आप किसी के आते जाते नहीं। तो फिर मेरे पास क्या बचा? मेरे पास वो यादें बची ना, वो सारी घूम घूम के आई, कैसे मैं जाया करती, खेत में जाया करती। और हम गाय भैंसों वाले आदमी थे, खेती कृषि वाले आदमी थे, है ना, खेती बाड़ी वाले आदमी थे, सारे काम किए हुए खेत के। वो सारा जीवन याद आया और देखा कि मेरे बच्चे किस माहौल में हैं, ना उनके पास आस पड़ोस है, ना उनको कहीं आना जाना, स्कूल से घर, घर से स्कूल। और एक हफ्ते गलियों में बारिश आ गई, बच्चे कह रहे मम्मी हम गली में नहीं नहा सकते क्या? हम तो नहा, मेरे बच्चे नहीं नहा सकते गली में, शहर की गलियों में नहीं नहा सकते ना। नहीं हम अपने गाँव की गलियों में ऐसे घूमते थे, यहाँ से लेके वहां तक, और घर इतना बड़ा, सड़क से अंदर जाओ, गली में बाहर निकलो, इतना लंबा घर, फिर चाचे ताऊ के, किसी के जाओ, किसी के आओ, किसी के खाओ। बच्चों के पास क्या है? इस सही। बात में बड़ा वो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि बच्चों के पास क्या है। तब मैंने सोचा कि कम से कम मेरे पास लिखना है, मैं वो सब लिखूं। ठीक है, आने वाली पीढ़ियां पता नहीं उनको समझेंगी नहीं समझेगी, लेकिन एक धरोहर तो रहेगी ना कि हमने भी एक ऐसा जीवन जिया है। हमारे पास खेत थे, हल थे, बैल थे, रेड़ू था, है ना, और ये बड़की लाल पत्तियां थी खाने के लिए, है ना, प्याज प्याज के साथ भी रोटी खाते थे। अब बच्चे बोलते मम्मी क्या खाएं, क्या खाएं, भूख लगी है। हम नहीं बोलते थे ना क्या खाएं, भूख लगी। हमारे पास तो एक ही विकल्प था, रोटी है, रोटी मलाई के साथ खानी है, रोटी है, रोटी गुड़ के साथ खानी है, अचार धर प्याज, लिया, प्याज ले लिया। और कुछ नहीं है तो नमक मिर्च बुरका, घी रखा, खा लिया, है ना। बच्चे तो ये सोच ही नहीं सकते कि ऐसे भी रोटी खाई जा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो जिसने लिखने पे मजबूर किया, जो मेरे दिमाग में घूमती रही, उबलती रही, उबलती रही। आखिर में फिर लिख के ही चैन पड़ा। कई लोग बोल देते हैं कि कब तक पुरानी बातों को उठाए घूमते रहोगे, सॉरी, लेकिन बचा क्या फिर? मेरे पास तो वही बचा ना। बच्चे जब सवाल करते हैं तो वो सारी बातें याद आती हैं, हमारे पास क्या था, इनके पास क्या। सही। मैम ये सवाल तो वैसे बनता है कि नॉस्टैल्जिया की भी अपनी एक लिमिटेशन है कि आप उसको एक हद तक यूज कर सकते हो। एक चीज जो इसमें है, जो आपके एक्सपीरियंस से मैंने देखी, एक दो बार बात भी हुई इस बारे में। हरियाणा में आपने तो अपनी जो दर्द था या अपनी जो आपके अंदर दबी हुई चीज थी कुछ, चाहे दर्द भी ना हो, एक तरह के इमोशन थे, जो फीलिंग बड़े टाइम से दब गई थी, वो आपकी आर्ट के थ्रू उभरी, आपकी हाँ पोइट्री। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी भिवानी जैसे शहर में, कंवारी जैसे गांव में, हरियाणा के अनेक कस्बों, शहरों, गांवों में, जो आवाज नहीं दे पाती होंगी अपने सेंटिमेंट्स को, अपनी फीलिंग्स को, जो एहसासात है उनके। तो पोइट्री आपका वो जरिया बना कि जिसके थ्रू आपने तो चैनलाइज कर लिया अपने अंदर का वो बाहर, और बड़े खूबसूरत तरीके से निकल के आया। लेकिन ये जो आवाजें हैं बाकी महिलाओं की, ये हमें हरियाणा में, क्योंकि मैं सोच रहा था आपसे इंटरव्यू करने से पहले कि कितनी एक हरियाणा में कवित्रियां रही हैं पहले, मॉडर्न सोशल मीडिया से पहले। मैं सोच रहा था ये सोशल मीडिया ने तो आवाज दे दी आपको, क्योंकि आपने कुछ दे दिया, आपके लिख सकते हो। बहुत सारी अनेकों अनेक ऐसे महिलाएं रही होंगी, शायद उन्होंने अपनी डायरियां भर करके घर पे कहीं वो अब किसी तय खाने में पड़ी होंगी, किसी अलमारी में पड़ी होंगी, उम्र खर गई होंगी, तो कोई मंच ही नहीं था। तो आपको लगता है कि मॉडर्न टाइम नॉस्टैल्जिया तो एक पुराने टाइम का है, लेकिन जो आज की मॉडर्न रियलिटी है, सोशल मीडिया है, उसने शायद एक आवाज भी दी है
महिलाओं को, हरियाणवी महिलाओं को, कि वो मुखर तौर पे सामने आ सके, क्योंकि पहले शायद आवाज ही नहीं थी, लिखती शायद पहले भी रही हूँ। नहीं, बिल्कुल दी है। सोशल मीडिया अगर नहीं होता ना तो शायद भी नहीं होती, है ना। हम लिख लिख के, मेरे पास 25-30 डायरियां होंगी भरी हुई लिखी। कभी मैंने पब्लिश करवाने की नहीं सोची। 2015 में मैंने हरियाणा साहित्य अकेडमी में भेजी थी अपनी कविताएं, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया कि चल छोड़, क्या करना है, अपना काम लिखना है, लिख के अपना डाल दो। लेकिन एक बार है ना, अभी जो मेरी ये किताब आई थी लाल मैं पीली तू, उसके वो किसी ने ली थी, सुमित ने ली थी, सुमित मकड़ोली ने। अच्छा। उनकी है भिवानी सेक्टर 13 से। उनका मेरे फोन आया कि सुनीता जी, मैं ओम देवी आर्या बोल रही हूँ। मैंने कहा जी बोलिए। बोले मैंने आपकी कविताएं पढ़ी और मैं रोने लगी पढ़ते पढ़ते। बोले इतना अच्छा लिखते हो आप, और मैं भी लिखती हूँ। और वो 80 साल की या 82 साल की हैं। बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं मैंने देखी है मैडम, वो जकड़ी के गीत बना लेंगी, लेकिन फॉर्मली लिखना जो होता है ना, क्योंकि रिटर्न का हमारे यहाँ कल्चर कम है, ओरल का ज्यादा रहा है कि वो ओरल का ज्यादा बनाने का। माँ है मेरी, गीत गाती हैं, लोकगीत गाती हैं। उन्होंने अपने बचपन के जो एक बार गीत सुने वो उनको याद है। हमें तो नहीं होते, हमें फिल्मी गाने भी नहीं होते, गजलें भी नहीं होती, कविताएं भी नहीं होती। एक बार सुने तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनकी मेमोरी देखिए, एक बार गीत आज तक उनको याद है। ये कहेगी मैं 7 साल की थी, मैं वहां गई हुई थी और उसने सुनाया था और ये ऐसे ऐसे आज भी मुझे याद है। मतलब याद है, हमें तो नहीं होता। जैसे अपने यहाँ तो हमेशा से ही कविताओं का रिवाज रहा है। मैं ये लिखी नहीं, चलो मौखिक तो था ही। जैसे पहेलियां थी, हरियाणवी पहेलियां थी, वो साथ होती हैं, आपस में बातचीत करती हैं। आपको पता है? नहीं। एक सखी बोली न्यू, ए बेबे गाम में रह मैं जीवे क्यों, है ना। सूरज निकले अपनी ठोड़, मैं लुक जा मैला की ओर। पता है आपको? नहीं, मैं नहीं, अनभिज्ञ हूं मैं इससे। और दूजी सुखी सखी उठ बोली नू, मन ने पाया का दाना, नौबर पीछा कसबर छाना, उसकी मन ने रांधी खीर, मेरे रही पेट में पीड़। बताओ क्या हो सकता है ऐसा? ये पहली होगी ना एक तरीके से, क्या होगी ना। और एक सखी उठ बोली न्यू, ए बेबे वो था, मन ने पाई चंपे की कली, तोस मोर के सिर पे दरी, जय मेरा साजन पकड़े ना बाँ, साबत चाल जा धरती के माँ। क्या रहा होगा इसका आंसर? इसका है दीवा। अच्छा। कितना सुंदर है कि मन ने पाई की कली, तोस मोस के सिर पे दरी, जय मेरा साजन पकड़े ना बाँ, और साबत चाल जा धरती के माँ। इसका अर्थ है जलता हुआ दिया। ये कितना सुंदर है, और कितना सुंदर इसमें बिंब दिया गया है। चंपे की कली को दीवे की बाती बोला गया है, जलता हुआ। हम तो ये होती थी ना, एक दो थी ये पहेलियां मेरे को याद नहीं आ रही अभी, मतलब जो हम छोटे बड़ा गाया करते, लाल मोती जड़ी थी, वो कुकड़ी का या वो मक्खी का, राजा जी के बाग में दुशाला उठे खड़ी थी। हाँ, यही थी हमारी तो। हाँ, तो मेरी ना मैडम उनसे बात हुई थी एक बार, निर्मल मैडम है, निर्मल तो उनसे एक एपिसोड काफी लंबा किया था, 1-1.5-2 घंटे का, और हरियाणवी लोकगीतों पर उन्होंने काफी रिसर्च की इस बारे में। काफी रिसर्च की है हरियाणवी लोग। हाँ जी। तो उनसे मैं इसी बारे में बात कर रहा था कि मैडम, हरियाणवी जो ये कल्चर था मौखिक वाला ना, तो जैसे आपने कहा कि हाँ मैं 7 साल की थी, मैं उड़ गई, मैंने उड़े थे सुनाई मैं सीख ली। आज हमारे लिए यकीन करना बड़ा हार्ड है कि हमें अपनी कविताएं, जैसे मैं अपने लिखता हूँ, या मैं आज भी याद नहीं रख पाता मैंने क्या लिखा है, तो हमारे महिलाओं में जो इतनी मतलब कैचिंग पावर है कि कहीं की गई गीत सुन लिए पर फिर आगे एक कली अपने आप जोड़ दी। हाँ, और नहीं ऐसी बात नहीं है, उनका सारा एक जैसा मिलता था, सेम मिलता था। जैसे चुंदड़ी गाई जाती है अपने यहाँ, है ना, चुंदड़ी सारी सेम है पूरे हरियाणा में, टोटली। ब्याह के गीत हैं, बानों के गीत हैं, सारे एक जैसे हैं। कहानियां हैं सारी, जैसे कहानी सुनाते थे तो उसके लास्ट में कहते थे वो, ओड कहानी दम्मा दानी दम पुराना, अठियान काना, नाचे मोर दो बिलाई कुआ जोड़, मुस्सा बारा ले जा चिपड़िया गुड़ दे जा। ये गाते थे, पूरे हरियाणा में ही गाई जाती थी लगभग। सही सही। अच्छा मैम, इस समय आपने ना एक मेरे को कविता याद आ रही है आपकी, जो आपने सुनाई थी जज्जर में ठेके वाली।
ठेके वाली, तो उसमें भी वही जो नाना का गांव है, हाँ उसकी जी। भी कुछ अगर मैं झलकियां में मिल जाए एक दो पंक्ति की, तो फिर आगे उसमें थोड़ा। तोए ठेके देखे थे रे, तोए ठेके देखे थे रे, बाबा जी तेरा राज था। एक ठेका था दारू वाला, एक मैं होया करदा नाच था। आसन पैंडा कापण गिड़गम, पैंडी घर की टूट लई। इंडी के वे मणिये खुगे, पनियारी पाछे छूट लई। घर घर नलके लाग लिए इब, कैंपर आवे पानी का। पानी जुलम का आया जमाना, ठेका उठ ठेका गया उठ गया। पानी, है ना। पहले तो हम पानी भी अपना सिर पे लाया करते, अब कैंपर आते 20-20 रुपए में। छोरी ब्याणी चाक बात था, बाने बैठा कर दी रह। छोरी ब्याणी चाक बात था, बाने बैठा कर दी रह। घणी कुनबे की चाना थी, मिल लाडू बेच पोचा कर दी रह। देड़ कुआरी ना राख्या कर दे, कहना था यो दादी का। दूर दूर ते राम रमी से, इब ठेका उठ गया शादी का। सवामणी ठेके पे होगी, सत्संग हो गए ठेके पे। घर में बूढ़े तेरे मर जा, काज हो में फिर ठेके पे। घर भी उठ गया, खेत भी उठ गया, सब कुछ उठ गया ठेके पे। दारू पीवे उन ते बुझो, सब कुछ लुट गया ठेके पे। मरना जीना ठेके पे, या दुनिया चाले ठेके पे। बेरा तो मखा जिब लागेगा, जिब सांस लेोगे ठेके पे। इतनी ये मुझे जुबानी थी, बीच की दो कलियां रहेगी। ये तूड़ी ढोनी, पैर पे जोटे लाग गए थे। गेहूं काटने तूड़ी ढोनी, पैर पे जोटे लाग गए थे। भर भर तासले ढोया कर दे, मुट्ठी नाज पे बालक बाजे थे। रातू पीठी भड़क्या कर दी, वो दर्द रे आना टांगड़िया का। बालका के मरमुंडे खुस गए, कि ठेक्या उड़ गया लामणिया का। नीम दरी से तोता बंधेगा, बुआ ने बुलाया कर दे। नीम दरी से तोता बंधेगा, बुआ ने बुलाया कर दे। ईंट जचानी खोरे फोड़ने, कुंडे ढोया कर दे। एक एक टोफी में 200 ईंट, बकत नहीं था तेजी का। मिलजुल के न घर बन गए थे, ठेका उठ गया चेजी का। क्या बात है। हाँ जी। जी। ये अच्छा, इस पे कुछ लोग शायद कहते भी होंगे और आपने इशारा भी करा था कि हाँ, आप कब तक नॉस्टैल्जिया जो बेस्ड कविताएं हैं वो चलाते रहोगे या वही सिर्फ वही लिखते रहोगे। तो थोड़ा सा मेरे को ये बताओ, आपने जो भी कलेक्शन लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, थोड़ा उनके नाम बताओ और किस किस तो मेरे ख्याल से आपने काफी वैरायटी के जो टॉपिक है, सब्जेक्ट मैटर, उस पे लिखा है। तो थोड़ा सा मैंने दर्शकों को भी इंट्रोडक्शन कराओ कि कौन से जो कलेक्शन है आपके कविताओं के, थोड़ा सा नाम बताओ उनका। मेरी तो मैंने तो हर मेरी कविताओं में वैरायटी बहुत है। मैंने कभी लिखा नहीं, लोग बेशक चाहे कुछ भी कहते रहे कि भाई आप कब तक पुरानी बातों को ढोते रहोगे, लेकिन हर विषय मैंने अलग लिखा है। जिन चीजों पे लिखा नहीं गया, लिखा ही नहीं गया, रोटी पे नहीं लिखा गया। चैत है, बैसाख है, साढ़ है, सामण है, इन महीनों के अलग अलग जो खेती होती थी और उसके जो दृश्य होते थे, किस टाइम क्या होता था, कपास खिली है, उस पे फूल आया है, उस पे कसोला होना है, ये है। और हरियाणवी महिलाओं पे जो खासतौर पे खेतों में काम करने वाली हैं, उन पे कहाँ लिखा गया, सही। उन पे लिखा। हिंदी कविता आप जनवादी कवित्री होगी मैडम फिर तो। जनवादी हुई क्या हुई, जो मेरे मन में आया, जिस बात ने मेरे मन में जगह बना ली कि हाँ ये चीज लिखनी चाहिए, वो लिखी गई। जिस बात ने मुझे नहीं दिया, जिस बात ने मुझे काम करने नहीं दिया, बर्तन नहीं मांजने दिए ना, वहां मैंने सुबह उठते ही जैसे काम पड़ा है घर का, काम छोड़ने का, लेकर कविता लिखी नहीं, वो नहीं देगी। क्योंकि हरियाणा की प्रॉब्लम ये रही है कि जितने भी आप सांगी देख लो, आप सांग देख लो, रागनी वाले देख लो, उसमें जो जन की बात है ना, आम लोगों के आम मर्रा जो जीवन है, वो शायद रागनिया में या सांग में नहीं आ पाया। वो राजे राजा की कहानियां में वही, वो उसी एक रिस्ट्रिक्टेड टाइप की जो स्टोरी लाइन थी ना उनकी, वो उन्हीं के भाव, मतलब है कि सेठ ताराचंद क्या कर रहा है, अमीर आदमियों का, अमीर राजा रानियों का डेली, जैसे आप गांव बताई या ठेके वाली चीज बताई, जो जिसमें खेती बाड़ी की जो लोग कर रहे हैं उनके जीवन का एक दुखांत है, एक दर्द है उनका। शायद ये जनवादी कविता हरियाणा में मैंने मतलब कम देखी है और शायद यही कारण है कि आप सही दिन लोग रिलेट भी कर पाते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला, मतलब इतना सम्मान मिला, कविता ने मुझे दूर तक पहचान दी। लोग जब आपसे बात करते हैं ना, तो ये कहते हैं कि भाई आपको पढ़ना है ना हरियाणा के बारे में, तो सुनीता को पढ़ो। बड़ा अच्छा लगता है। और राजे रानियों वाली बात पे तो मैंने एक बार लिखा भी था
कि लोग राजा रानियों पर कविताएं लिखते हैं, मेरे तो झूठे बच्चे भी बोलते हैं आजा सुनीता कविता लिख ले। तो सही। मैंने कोई विषय नहीं छोड़ा, औरतों के भी विषय नहीं छोड़े, और रोजमर्रा जो हमारी जो चीजें हो चुकी, बच्चों के लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी मैंने बहुत लिखा। सही। एक वो कविता भी सुनी थी आपने, बालक वगैरह मेरे किसी ने देखे के, हाँ सही। वो भी था। और किताबों की आप बात कर रहे थे, अब तक एक तो मैंने अनुवाद किया था सूरज की बाढ़ के नाम अच्छा, से, हिंदी से हरियाणवी में किया था, वो भी अतुकांत किया था, अतुकांत कविताओं का। ये किसकी ओरिजिनल वर्क किसका है मैडम ये? राजेश्वर वशिष्ठ जी का, वो भी अच्छा। भिवानी के रहने वाले हैं, लेकिन भाई साहब लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, फिर बड़ा अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं उनकी। उनकी कविताओं का मैंने अनुवाद किया था, चाव चाव में किया था कि भाई देखो कैसी, वो बोले तो बड़ा अच्छा लगा, ये तो बड़ा अच्छा बन गया, हिंदी से ज्यादा अच्छी हरियाणवी में लग रही है। मैंने 15 दिन में या फिर शायद 30 दिन में सारी कविताओं का अनुवाद कर दिया था, एक किताब जितनी। शायद वो कविता थी ना, एक गाय वाली कविता, आपने अनुवादित कविता ही थी। हाँ, गाय वाली आपने सुनी होगी, वो हाँ। बोध की कविता, बहुत सारे लोगों की जो कविता मुझे अच्छी लगी ना, उनका मैंने उनको मैंने हरियाणवी में पढ़ा भी, और अच्छा मिला। और एक कविता लिखी थी ना, एक किताब लिखी थी कुछ गुम हुए बच्चे, और फिर उसके बाद लाल मैं पीली तुम, और एक अभी आने वाली है याद से के बिस्के, ये पूरी हरियाणवी है प्योर। अच्छा। हाँ, सही। उसके बाद 3 किताबों पे और काम चल रहा है। तो मैम कुछ नॉवेल वगैरह भी निकालो ना, जो फाड़ दिया था उसको दोबारा रिक्रिएट करो। इस पे काम चल रहा है, नॉवल पे काम चल रहा है। क्योंकि हरियाणवी में नॉवल है ही नहीं, नाम मात्र के हैं एक दो जो कहने के लिए हैं, तो कोई अच्छा माणिक सा कुछ निकले तो। एक पूरा वर्ग बैठा है बच्चों का आजकल हरियाणवी में जो पढ़ना चाहता है, और जो कि क्या कहते हैं, पद्य के अलावा गद्य भी पढ़ना चाहते हैं, कि खाली मतलब पोइट्री तो बहुत होगी, लक्ष्मी चंद के टाइम से, दीपचंद के टाइम से 100 साल का एक इतिहास है पोइट्री का, तो लेकिन लेखनी में और प्रोज में कुछ होना चाहिए। चिपड़िया गुड़देजा के नाम से मेरी एक सीरीज है हरियाणवी में, सुनाऊं आपको? एक सुना, छोटा सा 2 मिनट का होगा। दाख थी, बेर थे, बरमंटे थे, बड़ाली लाठी थी, मुखा मार गंठे थे, रेड उठे गाडा था, माटी थी, डोकले थे, काखा में हाथ गाल जुलानिए 2 बालक थे। नु क्या कर दे, बता तेरी माँ ने कै पड़िए दूध पियाया। ये हम गेम खेलते थे ना, एक कर लो कोई जिसको बोलते थे। फुसर फुसर थी, दांदरे पाड़ हासी थी, रात थी, भूता की बतलान थी, भूता की राई थी, कहानी थी, डर था, रोमांच था, दौड़ कपड़िया था, कान में बात नई गुड़िया थी, चिड़िया की जुती थी, काची छात की घास थी, बांस की सीढ़ी थी, मुंडेर थी, ऊंची एडी करके देखा करते वे आले थे, ताक था, हांडी थी, गोरी थी, पैर था, पीली माटी थी, जाल सर था, कुत्ती कान थी, कंचे थे, ठेकर थी, आऊ था, कान पाड़निया बाबा था, चाचे तवा की डांट थी, लापड़ जवार थी, भैंसा की चाट में चुप के खाने में बाकड़ी थी, और में गंडा की कोई थी, सूल आली फिरकी थी, तकती थी, कचड़ोती थी, खागड़ बरगी काली हुई, आख्या में जोड़ की डाल लबालब एक कस्ती थी, जो सारा इन्नू नन्ना झोले खाया कर दी, नहर थी, जोड़ था, घीसणी थी, शीशम की पीपणी थी, छाजू लंगड़ा था, सुड़िया सुड़िया डंका था, बिज्जो थी, अड़ा बड़ा नून का डला था, सरकंडिया की गाड़ी थी, टैर थे, कोरडा कसाई था, काकर लकोई थी, चप्पल मार था, ऊंच नीच का पापड़ा था, गाम था, गली थी, रौनक थी, सबकी में रापट रोड था, और हमने हमारे बालका तक बस एक मोबाइल दे दिया। सब कुछ था जिसका मतलब अंत ही नहीं है। सही। और मोबाइल तो में चीज आ गई है कि बच्चे अब कुछ और चाहिए ही नहीं, मतलब सब कुछ भुला के एक चीज घर के अंदर कैद कर दिए हैं, वो फोन दे दिया उनको। हाँ, इसमें एक है जादू जादू पत्ती 4 नीम छत्ती, और वो किया करते हम प्लेट पे जादू बना के, प्लेट में मांड के छाती के लगा के पूरी क्लास में बालक चक्री काट जाया करते, एक छोटी सी के टुकड़े खाकर। असल में बात बत्ती की ना थी, बात तो थी हमारी जिंदगी में जादू की। जादू का बस सामने अपने में आप में राजी रहा करते।
सिर का तेल, कागज के रगड़ के हैं। खूब तोते मोर बना बना भी क्लास में चाड़ा सा पड़ जाया करता। बालक का दूसरा नाम तो चाऊस है। सवेरे उठन ते लेके रात लग भोली भोली सी जिंदगी में आम की गुठली ते लिकड़े 2 पत्ते भी नूं खुआ लिया कर दे। ओ बेटे रे, ओए वो सुता एंडी से भाई। तुम्हें नई बात होती, सारी क्लास में वाह वाही रहा करती। ओहो को सुता जादू मान रखा से। सारे बालक उतावले रहा कर दे कि अगला ने मांड के रखा से। चाहे चिड़िया लगानी आंदी हो, फिर भी जादू देखण दिखाण का पूरा चाह था। कांटों के सिर में 1 रुपया था। देखा हमने भी नहीं, पर बात पक के था। स्कूल के बालका ने बताई थी। चील की पांख ते चिलोड़ी लिकड़ आवगी। लिकड़दी तो कदे देखी नहीं, पर पूरा खटका था। स्कूल में पढ़ाई ते घणे नए आविष्कार होया करते। 10सी, 20सी, 54 रुपया। हाँ ये चालना बंद से, पर उस टाइम मारी कापी के पेज के नीचे डाब पेंसिल ते घिस के जादू दिखाया करती। उस नकली की छाप आज भी मन में छपरी से। विद्या के रंगीन पांख धरण ते कदे एक पाठ भी याद को नहीं होया। या तो बातें दूसरी थी, पर पहली बात तो यह थी कि इसके बच्चे होंगे और हमारा दिमाग बदलेगा। मेरी तख्ती सूख जा, बड़का डाला टूट जा, यह बात भी स्कूल में ही सीखी थी। बाकी तक अपनी मर्जी ते सूखा करती। फिर भी हमने जोड़ लाने में कसर नहीं छोड़ी। जोर जोर तक तख्ती हवा में लहराना और जोर जोर तक गाना। सारे ओडम ओड लागे रहा करते, दिखा कौन सा गाना जोर लगा हुआ है। बात तय एक दिन नू भी सुनी थी कि पहले हम तारे बहुत नीचे थे, और इतने नीचे थे चाहे हाथ गेला तोड़ दो। फिर एक दिन एक लुगाई ने अपनी छोरी के जंगल के वहां ला रही थी और उसके हाथ पूछण खातर कि मैं नहीं पाया तो एक तारा तोड़ लिया। छोरी के जंगल के हाथ पहुंच दिए। राम बहुत बुरा मान गया और इतना ऊपर चला गया कि हाथ आन पे रह गया। मैंने कई साल लगवा लुगाई तारे तोड़ दी दिखी, और कई साल लग नू अफसोस रहा 2-4 तारे मन्ने भी तोड़ने थे। पाछा राम बेशक चला जाता। मेरे लेवाल का दौरे तो कोई पछतावा न, ना कोई स्कूल का जादू। कदे कदे सोचा करूं बेचारे याद करेंगे तो क्या करेंगे बड़े होके। सही। तो ये तरह के आलेख मतलब लेख मैंने लिखे। तो अपने बचपन में जादू हुआ करते, अपने बचपन में मतलब ऊट पटांग सी बातें किया करते। गिलहरी के डला मार दे भी मर गई तो 1 रुपया लिखड़ेगा, और बच्चे मार दिया करते। कुछ था मतलब भूत भूत भी दिखा करते, सारे बताया करते भूत दिखा। और रात को जब सोया करते, मामा के बच्चे आ गए, बुआ के बच्चे आ गए, तो हम आपस में कितनी बात किया करते, जिसमें मतलब एक ह्यूमन में वो दुखनी सी नहीं चला करती है ना। जादू ही था। बिल्कुल। और अब उस फेज को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई और ही जमाना था, शायद हमने क्या ही जिया है। मतलब आज के जमाने कंपेयर करें तो मतलब ने जीवन जिया है, बच्चों के पास तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और शायद हमारी विरासत के साथ साथ हमारे अनुभव भी जो है ना, वो अब बस एक स्मृति में रह गए हैं। क्योंकि जो आज हमारी जनरेशन है शायद उसका 10% भी उनको नहीं है। और लेकिन बड़ी हैरानी की बात है मैडम, आपको इतना सब कुछ याद है। मतलब ये तख्ती का ये बड़े का डाला टूटी है, मेरी तख्ती सूखी है, इस टाइप की चीज जो थी ये हमारा याद थी। लेकिन इसको मतलब काम में उतारना, एक कलाकृति में उतारना बड़ा हार्ड है। मतलब कितनी चीजें आपको याद करनी पड़ती होंगी, ऐसा ऐसा आपको याद है। मतलब मैं आपकी जब बात कविता सुनता हूँ तो हाँ मखा हाँ ये भी होया करती, पर शायद मेरे से कोई कब है कि हाँ बता किसा था दौर, तो शायद मैं भी नहीं बता सकता इतना जितना आपने मतलब उकेर दिया ना पोइट्री के थ्रू। ये जैसे किसी बात पे बात याद आती है ना, तो आप उसको वो आपके मन में रह जाती है कि देख ये भी होता था, ये भी होता था। अब बच्चों का जीवन देखती हूँ, अपना देखती हूँ, तो बात बात पे बातें ही याद आती हैं। और उनको बताओ तो फिर वो सुनते हैं, खूब चाव से सुनते हैं। लेकिन उन हमें अफसोस ये होता है ना कि उनके पास तो वो सब नहीं है ना, परिवार ही नहीं है बच्चों के पास। हमारे इतना बड़ा परिवार था, ये बड़ी कि शहर में ऐसे घर हो गए कि ना तो कोई हमारे घर आता ना हम किसी के जाते। हाँ, यही अलग है आज के टाइम की। मैम एक चीज और हो रही है जो सोशल मीडिया का बीच में हमने थोड़ा सा जिक्र छेड़ा था कि मंच तो दिया है, लेकिन एक क्या हो गया ना हरियाणवी के नाम पे या हिंदी के नाम पे बड़े मतलब जो है ना चीप जो 1-2 लाइनर्स होते हैं ना, उसको कविता मान के ना लोगों ने क्या करा है कि हाँ ये शायर हो गया भाई, या ये शायरा है, इतनी बड़ी शायरा है, बहुत पॉपुलर है, उसके लाख फॉलोवर हो रखे हैं, 2-3 लाख। उनके इंटरव्यू भी लेने जाते हैं।
मैं उनको ना देख के हंसता था, मैं कि यार इन लोगों ने ना तो कभी कविता पढ़ी होगी जिंदगी में, इनका जैसे जिस टाइप की कविताएं करते हैं, मतलब वो चीप सी 2 लाइन बना के और मतलब तुकबंदी करके 2 लाइन जोड़ के। इसी बात पे बताती हूँ मैं बात। मैंने एक थे कुछ लोग, जब मैं सोशल मीडिया पे नई नई जुड़ी थी, जो हरियाणवी में लिखते थे, तो बड़ा बेकार लिखते थे, बता नहीं सकती मैं यहाँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ हाँ। कि भाई हरियाणवी में लिखने के लिए क्या सिर्फ हम सिर्फ हरियाणा का मजाक उड़ाएं? क्या हमारे पास यही है? हम यही। अपने गोबर का मजाक उड़ाएं, हम अपने उपलों का, गोसों का मजाक उड़ाएं, है ना, खेपड़ी का मजाक, ये मतलब बस। गोबर ऐसा है, उसके बिना उनका साहित्य पूरा नहीं होता। हम्म। मुझे बड़ा दुख इस बात से। एक और तो वो हास्य कवियों का दौर था जो हरियाणा की मतलब बेइज्जती या हरियाणवी उसकी मतलब लैक ऑफ नॉलेज को मजाक उड़ाना, एक तो वो दौर था। 16 के बाद एक मैंने और भी ये भी दौर देखा है कि मतलब कुछ लड़कियां हैं या कुछ लड़के हैं जो सो कॉल्ड शायर बने हुए हैं, तो वो ऐसी शायरी करते हैं कि मतलब कोई सिंसियर सा आदमी उनकी सुन भी ले, और मैं पूछ लूं मैं यार तुमने कभी लिखा भी है कभी, या बस हमें हवा में जोड़ दिया मौखिक तौर पे तो शायर हो गए हो। तो वही है कि कोई पीछे उनका कोई बेस नहीं, कोई थॉट नहीं किसी चीज के पीछे लिखते वक्त ना। और यूथ जो है हमारा आजकल देखो कितना वो मिसगाइडेड है, या कितनी लैक ऑफ डेप्थ है उसमें, कि गहराई की कितनी कमी है, कि कोई सुपरफिशियल कोई भी चीज है। सोशल मीडिया का दौर ऐसा आ गया ना कि 3 लाइन 4 लाइन लिख दी, वो उसने पकड़ ली किसी ने, अच्छा हाँ जी शायर सर्टिफाई कर दिया या कवि सर्टिफाई कर दिया किसी को। लेकिन एक बॉडी ऑफ वर्क होता है आदमी का, मतलब थ्रू आउट साल दर साल उसके अनुभव हैं बिल्डअप होते होते। और क्योंकि वही है कि जो दिखता है वो बिकता है आजकल, थोड़ा वो प्रेजेंटेशन का और इस टाइप में चीजें हो गई हैं कि बहुत सारी ऐसी आवाजें होंगी जो निकल के नहीं आ रही हमारे सामने। तो जब मैंने आपकी कविता सुनी तो मुझे लगा हाँ यार ये है कि असली चीज, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये कविता है, या जिसे हम समझते थे कि कविता होती क्या है, लेकिन आज कविता के नाम पे कुछ भी चलता है मार्केट में। तो ये मेरे ख्याल से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये चीज। नहीं, मैंने हमेशा, राजेश्वर भाई ने मुझे एक बात सिखाई, कविता लिखो ना, ऐसा लिखो कि कविता का अंत तो कम से कम ऐसा हो कि तलवार की तरह लगे। हम्म। ये क्या हो गया? इस सही। बात पे मैंने ध्यान दिया कि कविता आप लिख रहे हो ना, एक तो कविता की गरिमा रहे कि वो कविता के नाम भी नहीं परोसना। और जितना किया मैंने उतना ही लिखा, बाहर से मैंने कुछ नहीं लिया, कभी मैंने किसी की नकल नहीं की। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप लिख तो रहे हो लेकिन कभी किसी की चोरी मत करना। मैंने कहा मैं क्यों करूंगी? कई बार लोग लड़ने बैठ जाते हैं, यूं कहेंगे कि ये चेहरा आपका और ये जानवी, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कहाँ से लाते हो? मैंने मेरी है, लगता तो नहीं आप हो ये सब, मैंने मैं ही लिखती हूँ। लेकिन ये भी बोलते हैं कि हरियाणा में और लिखने वाली, इतना अच्छा लिखने वाली आप पहली महिला हो। हाँ तो क्योंकि ये भी थोड़ा यकीन होना मुश्किल हो जाता है ना मैडम। हमने कुछ ऐसा, हमने प्रोडक्ट ही ऐसा देखा है कि जिसके सामने थोड़ी ठीक चीज मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि ये है ही नहीं आगे तो कोई और ही है। ये तो है थोड़ा सा ना। और शायद ये केस उसके साथ भी हुआ, आपने एक कविता लिखी थी मेरे को याद आ रही है, एक दिन बात हो रही थी आपसे, वो जो लड़के वाली कविता है कि लड़के हमेशा खड़े रहे। बवाल हुआ है। हाँ उस पे। जज, एक जज थी पंजाब, जज की पोस्ट पे वो लड़की, और उसने मतलब बड़ी लड़ाई की मेरे साथ, बहुत लोग लड़े कि कविता मेरी है, कविता मेरी है। ठीक है भाई, आखिर में मैंने लड़ना ही छोड़ दिया। अभी भी पीछे उस पे मिलियन लाइक व्यू आए हुए थे कविता। हाँ, तो तो काफी उस कविता बड़ा विवाद, और भी बहुत सारी कविताओं पे विवाद रहा। एक था देश मेरे बरे रवे तेरे भंडारे। इसकी लाइन ही थी, काली पीली लाल धोली माटी चूल्हा लिपण की, एक डली से बने मिला विनायक। अरे याद नहीं आ रही, मुझे याद नहीं रहती। ओके। ये भी इस बड़ी, एक और है मैम, आपकी जैसे कविताएं मैंने कई जगह देखी हैं, कोई पेज वाले यूज करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे, और हाँ, क्रेडिट दिए बिना, मतलब किसी को नहीं पता, ये नाम हटा देंगे या आपको क्रेडिट नहीं देंगे। तो एक ये भी सिलसिला है। तो मैं भाई गुजारिश करूंगा कि कभी भी किसी का भी कुछ काम यूज करो, चाहे उसकी कविता यूज करो, उसका गाना यूज करो, तो या कुछ भी उसका स्टेटमेंट यूज करो तो उसको क्रेडिट दो, ताकि लोगों को पता रहे कि ये किसने लिखी है, कौन है। और कोई उसके काम से अगर प्रभावित है, उसको अच्छा लगता है, तो उसके पास और उसकी आर्ट वर्क देखना चाहता है तो कम से कम उसके पास पहुंच तो जाए।
वरना ये जो कविताएं हैं ये फिर घूमती रहती हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि स्रोत क्या है, लिखा किसने है, कुछ अच्छा काम, तो ये भी ज्यादा हो जाता है। घूमी है ना इतनी कविता, पूरी इंडिया में घूम घूम के मेरे पास कितनी बार आ चुकी है। 3 साल में वो कविता हर छठे महीने वायरल होती है, हर छठे महीने। उसका कोई अंत ही नहीं है, वो रुक ही नहीं रही। बिल्कुल, और शायद यही है कि आपका जो तरीका है मैडम लिखने का ना, और मैंने कहा ना क्योंकि वो आम जीवन की जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनसे निकलता है, तो कितना इतना इसलिए रिलेटेबल हो जाता है कि नाना के गांव से मैं क्या, हर बच्चा जो जिसने जिया होगा 15-20 साल पहले अपने मम्मा नाना के घर आना जाना, वो उससे रिलेट कर पाता है। तो इसलिए पोइट्री या किसी भी आर्ट फॉर्म में वही है कि जब तक आप टच नहीं होते ना उस चीज से, जो भाव आप दर्शाने की कोशिश कर रहे हो या आपके मन से निकल रहे हैं, मैं उससे कनेक्ट कर पाया, तो वही सारा जादू है कविता का। तो वो पाटड़े वाली कविता है ना, वो भी बहुत वायरल हुई। वो सुनाऊं मैं आपको पाटड़े वाली? हाँ। था आंगन में पड़ा पाटड़ा, कांद कसा रे खड़ा पाटड़ा। कांद मतलब दीवार। हाँ जी, कांद मतलब दीवार। कांद के मतलब दीवार। हाँ, था आंगन में पड़ा पाटड़ा, कांद कसा रे खड़ा पाटड़ा। लाकड़ियां पे ओए कसीदे, खाती के ने गड़ा पाटड़ा। लाकड़ियां पे होए कसीदे, खाती के ने गड़ा पाटड़ा। बांध बैठना लगन लिखाना, शुभ काम्या में गला पाटड़ा। चाकपुर के बाती मिनसे, लाडवा पे यो बिछा पाटड़ा। एक सोड़िया ऊपर दर दिया, फेरा पर फिर जुड़ा पाटड़ा। प्या की चिट्ठी लिखन लगे जब, रे बामण बोला लिया पाटड़ा। पाने लिखड़े माँ करे आरता, करे गीता की बात पाटड़ा। तेल चढ़ा फिर तेल उतर गया, देखे मामे की बाट पाटड़ा। गोदी भर के मामा तारे, ओवे सोन फिर उठे पाटड़ा। बार ओठी पे आवे बटेऊ, चौड़ा होके चढ़े पाटड़ा। नई नवेली बहु आवे, ओवे गैर गड़ी तो गले पाटड़ा। शुभ कामा की चाना न्यारी, बंदी पाग फिर गला पाटड़ा। भरी बाल्टी दिन खर्चा के, नावे बाबा गाल पाटड़ा। धोती धोवे चोबे ठोके, धोती धोवे चोबे ठोके, ओटे थापी की थाप पाटड़ा। बाबा मर गया मरगी सीसम, खड़ा खड़ा फिर पाटड़ा। पाटड़ा। हाँ जी, जी जी, बहुत खूब। जी ये मैम। तो अब हमारे जीवन में रहा ही नहीं, हम्म। है ना। सबके घरों में पाटड़े होते थे, बाबा नहाया करते, लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। है नहीं। हाँ जी, अब पीढ़े यार, तो मैम पीढ़े खत्म हो गए, खटोले खत्म हो गए, मतलब सब कुछ खत्म हो गया उसके साथ। हाँ, पीढ़े तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो ये एक चीज है छोटी छोटी, जिन पे कविताओं के प्रयोग किए। बाजरा है, बाजरे पे कविता लिखी थी। जी। और बड़द है, बड़द पे लिखी। बड़े बड़े और सुने। है, जुए पे लिखी, रेड़ू पे लिखी, कागले खत्म हो गए उन पे लिखी, चिड़िया खत्म हो गई उन पे लिखी ना। ये धरोहर है हमारी। एक हम ये नहीं कह सकते, एक दामन ही हरियाणवी संस्कृति है। और हरियाणा में ब्राह्मण पे तो तो मैम बवाल हो रखा है। वो ललिता मैडम ने जब से वो मैंने वीडियो डाल दी थी रील उन पे, तब से लोग आधे उनको गाली दे रहे हैं, आधे मेरे को दे रहे हैं। बाजरा है, बाजरा हरियाणा में मतलब कितना खाया जाता है। बाजरे वाली कविता, आया साढ़ रे बोया बाजरा, एक नूले में होया बाजरा। कोंदरा मकड़ा और तखड़िया, बाखड़िया पे चला बाजरा। बीच बिचाले फड़ी मूंग की, लटके काचर बदा बाजरा। 2 महीने की खेती सारी, लगड़ लगड़ फिर होया बाजरा। सिरटी लागी चिड़िया झुल्ली, चढ़े गोपिये खिला बाजरा। दाना दाना मणिये बरगा, आंगन आंगन खिंडा बाजरा। मुखर मुसर दूगे सबके, दम्मा दम फिर कुटा बाजरा। आरे सुलगे दुम्मे उठे, खदड़ खदड़ रंध्या बाजरा। घी की बारी गोची न्यारी, गफम गफम होया बाजरा। आंधी वारे की खिचड़ी होगी, रोटियां खातर पिसा बाजरा। किते खुरचन में दूध रे निकड़ू, किते दही में गुड़ा बाजरा। बजे हथेली चूल्हा आस्ते, ओए ठाठ रे आया बाजरा। होया छोरा चाप बनी फिर, मुट्ठी मुट्ठी बंडा बाजरा। जाडे जाडे करे तसल्ली, घी का सहयो यार बाजरा। टिंडी घी काचर की चटनी, लासी संग करे बिगन बाजरा। आवे जाडा ओवे मोदसी, रुत का बस एक प्यार बाजरा। बहुत खूब मैम। आप ये जो कविताएं लिखते हो, एक सवाल उठता था मन में जब हम पोइट्री पढ़ते थे
किसी के लिए भी शुद्ध तौर पे कवि होना कितना मुश्किल है आज के टाइम पे, कि कविता लिखना एक आपके अंदर के एहसास को आप आवाज दे रहे हो। लेकिन हमारे समाज में हमने देखा है कवि सम्मेलन होते हैं तो लोग यूजुअली हास्य कवियों को बुलाते हैं कि हाँ भाई मनोरंजन हो जाएगा। कोई सीरियस वर्क ऑफ आर्ट है या कोई सीरियस चीज है तो उसके कदरदान, उसके जो प्रशंसक है वो कम है। मतलब फिजिकल स्टेज पे कह रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, या इवेंट पे जैसे। तो हम देखते हैं कि स्टेट जो हमारा राज्य है, सरकार है उसकी, वो इतना सपोर्ट नहीं करता इन चीजों को। हरियाणा में खास तौर पे आर्ट और यही कल्चर के मामले में बहुत कम सपोर्ट सारा मामला यही पे है ना? कि वो सपोर्ट नहीं करते। तो आप भी शुद्ध तौर पे, मतलब मैं सोचूं कि यार मैं बस कविता लिखूं और कविता के सहारे जीवन यापन करना हरियाणा जैसी जगह में, भिवानी जैसे शहर में कितना इजी या मुश्किल है आपके हिसाब से? क्या आप देखते हो इसमें? मतलब क्या सिर्फ अपनी, क्योंकि आप तो क्योंकि शौक के लिए लिखते हो, जैसे आपने एक दिन बताया भी था कि हाँ ये लिखते रहते हो, तो मैंने कहा मैं तो शौक के लिए लिखती हूँ, पैसे के लिए लिखती तो शायद कुछ और लिखती। तो इस लाइन में पैसा तो बिल्कुल है ही नहीं। नहीं, तो ऐसी कोई, बात नहीं है निशांत। अच्छा, आप सम करते हो नहीं करते हो ये आप पे डिपेंड है। ऐसी बात नहीं है मेरे पास ऑफर नहीं आते। पैसे के लिए मेरे पास ऑफर भी आते हैं, लेकिन मैं लिख रही हूँ जो मेरा मन मानता है। जो बात मुझे महसूस होती है, जिन संवेदनाओं के साथ मैं जुड़ती हूँ, जिन इमोशंस के साथ मैं जुड़ती हूँ, मैं उसी के लिए लिखती हूँ। और बाकी से भी मैं, मतलब मैं यही सोचती हूँ कि भई लिखना है ना, एक आप जॉब की तरह मत लो, या फिर ये मत सोचो कि आपके पैसा आएगा। पैसा आएगा। आप लिखो इसलिए कि आपको सच्चाई दिखानी है। क्योंकि होंगे कुछ पत्रिका वाले, बाकी जो टीवी शो वाले या रेडियो वाले जो चाहते होंगे कोई नया टॉपिक आया हो और नहीं कोई करंट अफेयर चल रहा हो, उस पे आप एक कविता लिख दो, 4 लाइन जोड़ दो, बोलते तो हैं जरूर बोल होगा ऐसा। बोलते हैं मैं आपको लेखक नहीं मानता, आपने वो ये हुआ, अब ये लड़ाई हुई, आप इस पे नहीं लिखा, आपने उस पे नहीं लिखा। का जहाँ पे आधी राजनीति चल रही हो वहाँ पे क्या लिखा जाए? नहीं, जो मेरा मन करेगा वो लिखूँगी। तो किसी के लिए नहीं चलते, हम अपने लिए चलते हैं। बिल्कुल। तो मैम कोई अगर आपको सुन रही है, कोई लड़की हरियाणा में, कोई लड़का सुन रहा है जो अपने घर पे कविता लिखता है अपनी डायरी में, तो आगे कैसे सोचे, उसको कैसे ले जा सकता है? सोशल मीडिया तो एक वो है ही, लेकिन आपने मेरे को जैसे कहा था कि सलाह दी थी कि निशांत कुछ टाइम बाद ये दोबारा उभरती है। एक रग है मैडम ये ना, एक पोएट्री की खटक होती है जो एक बार लग जाती है, दबती है, फिर उभरती है। तो किसी को है अगर शौक है पढ़ने लिखने का और हरियाणा जैसी जगह में, तो इसको कैसे बरकरार रखे ये आग जो है अपने अंदर लिखने पढ़ने की? क्योंकि जीवन में आपकी शादी भी होगी, बाल बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारियां होंगी। तो इस सब के बावजूद इसके लिए टाइम निकालना, या इसको एक अपना, मैं कहता हूँ ध्येय तो नहीं है जीवन का, लेकिन एक साइड में आप अपनी जो अंदर आपकी जो चल रहा है उसको आवाज देना, तो बाकी लोग कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि आप इस मामले में बड़ी इंस्पिरेशन से लगते हो कि हाँ एक गृहिणी होके घर के सारे जो काम काज भी संभालते हुए और मतलब साथ में कविता भी लिख लेते हो, तो ये कैसे कोई मैनेज करे? और आगे जो बच्चा चलना है किसी को जो अभी नया नया स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे इस सफर को आगे देखे, कैसे ले जाए इसको? निशांत, मैं तो ये मानती हूँ कि भई आप अगर लिखना चाहते हो ना, 100 शब्द पढ़ो, 1 शब्द लिखो। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बार-बार रिपीट करते रहोगे तो उस लेखन का क्या फ़ायदा? आप करके रख दो, क्या फ़ायदा उन सब चीज़ों का? आप सोचो कि मैं इसमें इस बात, कविता वही होती है, आप उसको नए तरीके से कहें, है ना? कविता वही, उसको नए तरीके से उसी बात को, बातें तो सारी वही हैं, सामाजिक सारी, जो प्रेमचंद का हम उसको कैसे नए तरीके से लिख रहे हैं। अब महाभारत भी बार-बार लोग रिपीट कर के लिख रहे हैं, है ना? बिल्कुल। सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी बात को नए तरीके से कैसे लिखते हो। अगर नए कह सकते हो, तो फिर आप लेखक हो। बिल्कुल। और इस पे मैडम मेरे को शेर याद आ रहा है गालिब का, ये यूं तो हैं सुखनवर और भी बहुत से, लेकिन कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और। तो सारी जो चीज है अंदाजे बयां की है कि आशिकी पे वो मीर तकी मीर 400 साल पहले लिख गया, तो ऐसे तो खत्म हो जानी चाहिए थी फिर आशिकी पे शायरी या रोमांस पे। लेकिन हर दौर का रोमांस अलग है, हर किसी का जो जीवांत, जो उसकी जो उसने देखा है जिंदगी में, उसके दुख दर्द और खुशी जो है, उसका एक्सप्रेशन सबका अलग है। शायद भाषा भी अलग है, विद टाइम चेंज होती जाती है, तो इसका एक्सप्रेशन अलग निकलता है। तो आपने ठीक कहा कि बताने का तरीका ही
एक जाहिर करने का तरीका ही है जो इसमें खासियत है। और शायद लोग वो सब चीजें हमसे पहले भी जी चुके हैं एक कालखंड में, और शायद हम भी सब जी रहे हैं, अभी आने वाली वही जनरेशन जिएगी। वही काम है, वही जीवन है, सबका एक जैसा है, लेकिन आप उसको नए तरीके से कैसे दिखा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम हमने सोची थी आधा घंटा रिकॉर्ड करेंगे, हमें 1 घंटा हो गया रिकॉर्ड करते-करते, क्या और होगा पता नहीं लगा आपके साथ इतनी बातें करी, शायद एक मुकम्मल और मेरे को करनी पड़ेगी बात कभी किसी, क्योंकि मैं कई पोएम तो आपकी छूट गई, बैल वाली छूट गई मेरे से, वो मैंने कोई पूरी नहीं। तो कोई अगर बात अंत आज मैं पॉडकास्ट करूंगा तो एक मेरे को वो बैल वाली मैं करूंगा, चाहूंगा कि आप वो बैल वाली पोएम सुना के आज इसका अंत करें हमारी कन्वर्सेशन का। मैं एक बात और कहना चाहूंगी निशांत, कोई भी बच्चा है, महिला है, आदमी है, या फिर अब हम बड़े हो गए, चलो हमने कुछ किया, लेकिन बच्चों में एक कला जरूर दें, चाहे वो संगीत की है, चाहे वो आपका हाथ का हुनर है, चाहे वो छोटी सी कढ़ाई बुनाई है, चाहे पेंटिंग है, चाहे लिखने का है, चाहे पोइट्री का है, एक अपने बच्चे में जरूर दें। हुनर दें, बिल्कुल एक एक कला से जरूर जोड़ें, चाहे वो हाथ का कोई भी काम है, सही। उससे जीवन आसान रहेगा। हमारे पास नहीं है, वो भी हमारी कला रहेगी। और शायद मेरे ख्याल दिन क्यों ना हो कोई। खुद अब को ये हम्म, कहेंगे कि टाइम नहीं है, नहीं टाइम है, टाइम है। उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं। हम्म, आपको सफर करना है 1 घंटे का, किताब रखो बैग में, पढ़ो, चलते चलते क्या जरूरत है मोबाइल देखने की। सही। आपको हॉस्पिटल जाना है, अपनी बारी का इंतजार करना है, मैं अकेली में किताब बैठ के पढ़ती हूँ, लोग यूँ देखते हैं मोबाइल चला रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे काम हैं जिनसे ध्यान रखा जा सकता है कि हम अपना काम टाइम मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम सबके पास है। हाँ, वो टाइम दे कहाँ रहे हो आप, ये सवाल है इस चीज पे ये सब हाँ। इन्वेस्ट कर। बिल्कुल। तो मैम बैल वाली कविता अगर आपके पास है अभी सुनाने के लिए तो मैं सुनना चाहूंगा। बैल वाली सुनाई नहीं मैंने। बैल वाली नहीं सुनाई ना आज। आज हम नाना का गाँव सुनाई है और वो ठेके वाली सुनाई है, या आप वो सुना दो फिर जिसपे हमारी बात हो रही थी, लड़के हमेशा खड़े रहे। तो मैं अच्छा वो सर्टिफाई करवा दूंगा कि सुनीता मैडम ने लिखी और सुनीता मैडम की है, देखो इन्होंने कैमरे पे बोल दिया है, देखो अब कोई संशय नहीं है इस चीज में। लड़के हमेशा खड़े रहे, लड़के हमेशा खड़े रहे, खड़े रहना उनकी कोई मजबूरी नहीं रही, उन्हें तो बस कहा गया हर बार, चलो तुम तो लड़के हो, खड़े हो जाओ, तुम मलंगों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। छोटी-छोटी बातों पर वे खड़े रहे कक्षा के बाहर, स्कूल विदाई पर जब ली गई ग्रुप फोटो, लड़कियां हमेशा आगे बैठी और लड़के बगल में हाथ दिए पीछे खड़े रहे। वे तस्वीरों में आज तक वहीं खड़े हैं। कॉलेज के बाहर खड़े होकर करते रहे किसी लड़की का इंतजार, या किसी घर के बाहर घंटों खड़े रहे, एक झलक, एक हाँ के लिए। अपने आप को आधा छोड़कर वे आज भी वहीं खड़े हैं। बहन बेटी की शादी में खड़े रहे मंडप के बाहर, बारात का स्वागत करने के लिए। खड़े रहे रात भर हलवाई के पास कि भाजी में कोई कमी न रह जाए। खड़े रहे खाने की स्टोर के साथ, कहीं कोई स्वाद खत्म न हो जाए। खड़े रहे विदाई तक दरवाजे के सहारे और टेंट के अंतिम पाइप के उखड़ जाने तक। बहन बेटियां जब लौटेंगी वे खड़े ही मिलेंगे। वे खड़े रहे पत्नी को सीट पर बैठाकर, बस या ट्रेन की खिड़की थामकर। वे खड़े रहे बहन के साथ घर के कामों में, कोई भारी सामान थामकर। वे खड़े रहे माँ के ऑपरेशन के समय ओटी के बाहर घंटों। वे खड़े रहे पिता की मौत पर अंतिम लकड़ी के जल जाने तक। वे खड़े रहे दिसंबर में भी अस्थियां बहाते हुए गंगा से बर्फ गंगा के बर्फ से पानी में। लड़कों, रीढ़ तो तुम्हारी पीठ में भी है। लड़कों, रीढ़ तो तुम्हारी पीठ में भी है, क्या यह अकड़ती नहीं। बहुत खूब। और शायद हर लड़की लड़का इससे रिलेट ही कर सकता है, क्योंकि और मैंने पहली बार देखा है कि कोई फीमेल पोइट लड़कों के ऊपर लिख रही है, बड़ा कि मेल पोइट तो बहुत लिखते हैं लड़कियों के दुखों पर, औरतों के दुखों पर। आपने जो है ना वो चक्की उल्टी घुमा दी, आपने कहा कि चलो हम भी हाँ, ट्राई करते हैं, हम एक लिखते हैं। आपने भी लिखी थी,
बहुत रंगीन थे वे धागे जिनसे पिता का कुर्ता बना था, पर परिवार की ख्वाहिशों ने उन्हें सफेद कर दिया। ऐसी ये बहुत बड़ी कविता है, भेजूंगी मैं आपको। जी और उस प्रजाति है, इस पे भी लिखा था, बहुत सारे लिखे, 50 पार पुरुष, 40 पार पुरुष, 35 पार पुरुष, 60 पार पुरुष, ये सीरीज लिखी मैंने, पर बहुत कविता लिखी मैंने, बहुत सारी। तो पुरुषों की तरफ से आपको धन्यवाद मैं दे रहा हूँ की तरफ से क्योंकि पुरुषों का दुख दर्द तो शायद कोई लिखता ही नहीं है और खुद भी नहीं लिख पाते, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है ना हमारे अंदर, हरियाणा के अंदर तो खास तौर पे दबाया जाता है कि आप अपने अंदर जो है ना कमी, दुख, दर्द वो निकाले ना। लड़के, औरतों की तो आदत होती, बैठेंगी अपनी सारे बात करेंगे, चाहे बहनों से कर ले। आदमियों की आदत होती है अपने भाई को भी अपना दुख नहीं बता सकते मैडम, बस वो अंदर ना नासूर बन जाता है नहीं बताई हो, वो अब किसी को नहीं बताएंगे, अपने दोस्तों में भी नहीं कहेंगे, नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। मेरी वाइफ पूछ रही थी मेरे से एक दिन इसी बात पे ना कि तुम किसके सामने, मैं कहा यार हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है शेयर करने का, तभी हम फटते हैं, किसी दिन हमारा गुस्सा निकलता है, हम चिढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम तो किसी अपनी सहेली को, अपनी बहन को, अपनी माँ के सामने कुछ बोल देती हो, हम तो वो भी नहीं बोल सकते। एक बात हो जाए पति पत्नी की हो गई, माँ को बताएगी, बहन को बताएगी, भाभी को बताएगी, ननंद को भी बता देगी, आदमी बेचारा नहीं कर सकता। बिल्कुल जी मैम। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका आज टाइम देने के लिए। और भरी सर्दी है, आज 31 दिसंबर है, ये साल खत्म हो रहा है 2023, और उम्मीद है कि अगला साल 2024 अच्छा रहे, 2023 से बेहतर रहे सबके लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम आज जुड़ने के लिए। वेलकम निशांत, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर और मेरी राम राम। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर मैम, राम राम।